भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया, उसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। भारत के संविधान की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। ठीक है, किन आधारों पर की जाती है? पहला क्या है? सब बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि उधार का संविधान है। आपने दूसरे दूसरे देशों से उनके संविधान की किताबें ली और उसमें से कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में जो जो चीजें थी लिख ली, तो ये तो उधार का संविधान हो गया। ठीक है, तो अंगीकार का होता है? अंगीकार एक्सेप्ट, अडॉप्ट करना, ले लेना, स्वीकार कर लेना। अडॉप्ट कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना। आपने प्रस्तावना जब पढ़ा होगा तो प्रस्तावना के लास्ट में लिखा है कि यह संविधान हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, इस तरह से लिखा गया है, तो स्वीकार किया गया अपने आप को। ठीक है, तो उधार का संविधान है। काफी आलोचक कहते हैं, कई आलोचक कहते हैं कि भारत संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधार की बोरी कहते हैं, या हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इधर से उधर से कहीं से हॉच पॉच में बना दिया गया संविधान ले लेके। ठीक है, दुनिया के संविधानों के विशेष दस्तावेजों की पैबंदगिरी कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरे दस्तावेजों की पैबंदगिरी कहा जाता है। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण है। ये आलोचना जो है, एक हम तरह से बायस्ड हो रहे हैं इस आलोचना में, पक्षपात कर रहे हैं इस आलोचना करके। कैसे? ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। समझ रहे हो? उन्होंने सब कुछ नहीं ले लिया बाहर से। जो भारतीय व्यवस्था, भारत में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को जो चीजें सूट कर रही हैं, जो प्रावधान सूट कर रहे हैं दूसरे संविधानों के, ठीक है ना, उन्हीं प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, मान लीजिए यूएसए का प्रावधान है, ये यूएसए का संविधान है, इसमें इसमें 5 प्रावधान है और ये भारत है। अब भारत की परिस्थितियों के अनुसार ये वाला प्रावधान सूट नहीं करता और ये वाला सूट नहीं करता, हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम और विविधता बहुत ज्यादा, तो ये दोनों सूट नहीं करती। ये तीनों सूट करती थी, मान लीजिए ए बी और सी और डी। सी नहीं सूट करता, डी सूट करता, तो हमने क्या किया, यहाँ से ए ले लिया, बी ले लिया और डी ले लिया। अब फिर इसको अपने मुताबिक पहले मॉडिफाई किया, एज इट इज नहीं ले लिया। जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता लिया है, यहाँ से न्यायालय की सर्वोच्चता लिया है ना भारत से, यूएसए से, लेकिन पूरा वैसा का वैसा नहीं लिया। हमने क्या लिया? स्थानीय नहीं लिया है। न्यायालय की सर्वोच्चता ली है, लेकिन उसमें विधि द्वारा स्थापित किया दिया हमने उसको। ठीक है, हाँ, द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, और यूएसए में क्या होता है? यूएसए में नहीं होता, उसमें अनुचित और उचित चीजें देखी जाती है। ठीक है, वो नहीं लिया हमने। ठीक है, तो हमने जो भी यहाँ से लिया, जो हमें सूट करता, उसको हमने वहां भी मॉडिफाई किया है। ठीक है, उसको हमने वहां भी मॉडिफाई किया है। तो ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पे, मतलब वो हमारे लिए उपयोगी है भी कि नहीं है, ऐसे नहीं भर लेना ना कॉपी पेस्ट करके। तो जो उपयोगी है हमारे लिए, उनको लिया गया खाली। तो इसके बारे में जब कहा गया कि ये उधार की बोरी है, तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? आलोचना वालों जो आलोचना कर रहे थे, उनका उत्तर कैसे दिया बी आर अम्बेडकर ने? बी आर अम्बेडकर ने कहा सभा में, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? इस समय है, अगर जैसे आज की डेट में अगर हम कोई संविधान बनाना चाहें, तो हम क्या नया डालेंगे उसमें? अरे अधिकार तो डालेंगे, तो अधिकार तो अमेरिका में पहले से है, तो इसका मतलब हम नहीं डालें उसको, क्योंकि वहां है इसलिए हम नहीं डालें। ऐसा तो आज की डेट में कुछ भी बनाओगे तो किसी ना किसी संविधान में तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे आप आज कहो कि आज मैं ऐसा सब्जी बनाता हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं बना होगा, तो आपको कोई भी मसाला यूज नहीं करना पड़ेगा ना, आपको ऐसे एक्सोटिक मसाले लाने पड़ेंगे जिसका कहीं यूज ही नहीं हुआ आज तक। तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको हल्दी तो डालनी पड़ेगी, और नहीं डाल ले काली मिर्च, कुछ तो डालोगे ही ऐसी चीज, और वो चीज कहीं ना कहीं तो यूज हुई होगी। तो
बी आर अम्बेडकर ने यही कहा कि इस घड़ी अगर कोई भी संविधान बनाए हम, तो किसी न किसी से तो मिलेगा ही वो संविधान का वो लाइन। तो 100 साल से अधिक हो गए हैं, जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ है, संविधान बना। जो उन्होंने कहा कि 100 साल हो चुके हैं पहले लिखित संविधान को बने हुए। पहला लिखित संविधान मतलब यूएसए की बात कर रहे हो। 100 साल हो चुके हैं पहले लिखित संविधान को बने हुए। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया। उन्होंने कहा इसका अनुसरण सभी कई देशों ने किया है और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय पत्र क्या हो, विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, यह पहले ही तय हो चुका है। हमने अपने संविधान का विषय क्षेत्र पहले ही तय कर दिया है, न्याय, समाज, समाजवाद और ये सब चीजें, ठीक है, लोकतंत्र, गणतंत्र पहले ही तय कर लिया है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। जो आज हम मान रहे हैं पूरी दुनिया में उसको माना जा चुका है पहले से ही। हम मान रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं कि हम कुछ और नया करें तो कहीं और से लाना पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों के मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज हो सकती है, किसी संविधान के निर्माण में इतना विलंब से क्यों हुआ। ठीक है, बस यही है कि उन्होंने अधिकार 100 साल पहले लिख दिया, ठीक है, और हम अधिकार 100 साल बाद लिख रहे हैं अपने संविधान में। बस यही विलंब है, बाकी ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया गया है। वहाँ वो है, वो हर जगह है, वही नहीं है, वो अब हर जगह है। तो वो भी हमने भी उसको रखना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। तो विलंब हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे, ठीक है। यह दोषारोपण कि यह संविधान अनेक देशों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, सिर्फ दूसरे संविधानों में पहले आ चुका है और हमने उसको वहां से लिया और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको रखा बदल के, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी आलोचना क्या है, कई आलोचक कहते हैं कि जो 1935 का एक्ट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश भारत सरकार ने बनाया था 1935 एक्ट, उसका कार्बन कॉपी है ये, क्योंकि काफी सारी चीजें उससे मिलती जुलती हैं। आलोचकों ने कहा कि निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए, ठीक है। यहाँ से उठा के 1935 का एक्ट है, यहाँ से उठा के संविधान में डाल दिया, ठीक है। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है, या फिर इसका संशोधित रूप कह सकते हो 1935 एक्ट का। उसके लिए उदाहरण के लिए इसने क्या कहा, संशोधित रूप उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह है, दोनों ही तरह से, भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1935 के एक्ट की नकल है। एन श्रीनिवासन ने आलोचना की कि 1935 के एक्ट की नकल है हमारा संविधान, ठीक है। सेम टू सेम भाषा लिखी गई है, जैसी कठिन भाषा 1935 एक्ट में लिखी गई थी वैसे ही कठिन भाषा हमारे संविधान में लिखी गई है, ठीक है। और जो चीज जिस चीज के लिए उस टाइम एक्ट बना था वही चीज यहाँ डाल दिया गया है। तो भाषा और वस्तु दोनों की नकल हुई है। उसी प्रकार सर आइवर जैनिंग ने क्या कहा था, भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम के सीधा निकला है। आइवर जैनिंग ने क्या कहा था कि जो हमारा संविधान है वो 1935 वाले एक्ट अधिनियम से सीधा निकला है, ठीक है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों को बिल्कुल उतार दिया गया है। इस पर क्या कहा गया आगे, जैसे कि पुनः पीआर देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, पीआर देशमुख ने, इन्होंने भी आलोचना की थी, ठीक है। 3 आलोचना हो गई। श्रीनिवासन ने क्या कहा था कि नकल है, ठीक है। आइवर जैनिंग ने क्या कहा था कि वहां से सीधा वहीं से उतार दिया गया यहाँ पे, ठीक है, वहां से उठा के यहाँ उतार दिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया। पीआर देशमुख ने क्या कहा था कि सेम टू सेम है 1935 वाला एक्ट वाला, बस एक चीज नया जुड़ गया है, वयस्क मताधिकार उसमें जोड़ दिया गया और कुछ नया नहीं है, ठीक है। पीआर देशमुख ने कहा सिर्फ वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है और कुछ नया नहीं है, सब वही है। तो ऊपर जो आलोचनाएं हुई उससे जवाब देना था, जिन्होंने संविधान बना रहे थे जो पीआर अम्बेडकर ने जवाब दिया, उसका आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा कि इसको शामिल कर दिया गया है। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, मतलब किसी से उधार लेने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें शर्म आनी चाहिए।
इसमें इससे साहित्यिक चोरी नहीं शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। अगर हम कहीं कहें कि न्याय, अगर न्याय कहीं था संविधान में, हमने उस न्याय को यहाँ लिख दिया, तो क्या न्याय इसने लिख दिया तो इसका अधिकार हो गया कि कोई दूसरा अधिकार लिखेगा ही नहीं न्याय अपने संविधान में? लिख तो सकता है वो, तो एकाधिकार नहीं हो गया ना उस मूल सिद्धांत का किसी के ऊपर जिसने पहले लिख दिया। ठीक है, लिखेगा ही, जो जरूरी है वो लिखेगा ही। ठीक है ना, तो एकस्व अधिकार नहीं है, मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद है इस बात के लिए कि भारत अधिनियम जो 1935 है, उससे के लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो सारा संविधान वहां से लेना चाहता था, 1935 से बहुत कुछ लेना चाहता था, लेकिन मुझे खेद है कि मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, प्रशासनिक विवरण लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड है वो टॉपिक लिए हैं सारे। तो इन्होंने माना, हाँ, दोनों केस में माना इन्होंने। पहले केस क्या था, उधार का संविधान, और दूसरा केस था 1935 की कॉपी। तो दोनों में इन्होंने माना कि हाँ लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पहले लिख दिया तो उनका एकाधिकार हो गया। ठीक है, जो चीजें मूल सिद्धांत है उस पर एकाधिकार नहीं है किसी का। उन्होंने 100 साल पहले लिखा, हमने बस उसको लिया और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको अपने संविधान में डाला। तो ये दो आलोचनाओं का जवाब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे दे दिया। उसके बाद क्या कहा गया, भारतीयता विरोधी है ये। ठीक है, अभारतीय, ये संविधान जो है भारतीयता विरोधी है, ये तीसरी आलोचना थी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय, मतलब नहीं, अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कैसे? उनका कहना है कि संविधान की जो प्रकृति है वो विदेशी है, संविधान का जो नेचर है वो विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त और अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया ने क्या कहा था, हनुमथैया ने क्या कहा, टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं संविधान में। उन्होंने कहा था हम चाहते तो वीणा, लेकिन मिल रहा हमें इंग्लिश बैंड। संविधान के बारे में उन्होंने टिप्पणी करते हुए बोला, ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हुए हैं। तो के हनुमंथैया ने कहा कि हाँ, क्या कहा कि हमारे संविधान निर्माता जो हैं वो अंग्रेजी में शिक्षित हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी संविधान को ही अंग्रेजी संविधान जैसा ही संविधान बना दिया। जैसा हम बीना चाहते थे, उन्होंने हमें इंग्लिश बैंड पकड़ा दिया। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा ने भी कुछ कहा। ठीक है, उन्होंने आलोचना करते हुए क्या कहा, पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने आत्मसमर्पण ही कर दिया पश्चिम को। पश्चिम मतलब यूएसए, यूरोप, ये सब कंट्री जो पश्चिम कंट्री है, हमने वो कह रहे हैं कि हम अनुकरण ही नहीं कर रहे, हमने आत्मसमर्पण ही कर दिया पूरा, हम झुक गए उनके आगे ये संविधान अपना के। तो लक्ष्मी नारायण साहू ने क्या कहा, अन्य संविधान सभा, उन्होंने कहा जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होती, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा। किसने कहा था फौरन बाद टूट जाएगा? लक्ष्मी नारायण ने कहा था फौरन बाद। लक्ष्मी नारायण साहू, लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा था कि फौरन बाद टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज तक चला आ रहा है संविधान। ठीक है, इसके बाद है ये आलोचना होगी, तीसरी आलोचना की अभारतीय है। ठीक है, तो चौथा आलोचना क्या है, गांधीवाद से दूर है ये संविधान। जो गांधी की सोच थी, दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, उससे दूर है ये संविधान। आलोचकों ने कहा कि भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों से प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, संविधान देखो, कहा गया ना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कभी नहीं कहा गया, संविधान सभा में महाराष्ट्र उनको राष्ट्रपिता कहा गया था। सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था उनको? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जो है गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंबित नहीं है, मतलब वैसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए। ठीक है, क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि गांधी जी जो थे, गांधी जी वो जो लोकतंत्र हमारा आज है उस लोकतंत्र के खिलाफ थे गांधी जी। ठीक है, जो गांधी जी थे वो उस लोकतंत्र के खिलाफ हैं जो लोकतंत्र हमारे पास आज है। क्यों खिलाफ थे? उनका कहना था कि शक्ति जो है वो ऐसे नहीं जानी चाहिए, जो पावर है वो ऐसे नहीं जानी चाहिए, पावर ऐसे जानी चाहिए, नीचे से ऊपर, पंचायत से
पंचायत को उन्होंने सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कहा था। ठीक है, स्थानीय लोग और पंचायत को उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा पावरफुल बनाओ। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र को पावरफुल बनाया, पंचायत तो उस टाइम आया ही नहीं था। पंचायत को तो उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया था। वो तो 1976 में, सॉरी 1992 में आया पंचायत, 73rd अमेंडमेंट से। ठीक है, तो विचार क्या था कि पंचायत को पावरफुल बनाना चाहिए, लोकतंत्र गलत चीज है। ठीक है, लोकतंत्र जो अभी चल रहा है उससे राजनीति होगी, लोग पावर सत्ता हथियाने में लगा रहेंगे। ठीक है, कुछ मुट्ठी भर यहाँ बैठ के पूरे देश पे राज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुट्ठी भर बैठ के राज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पंचायत बनेगी। समझ रहे हो, यहाँ क्या है कि अगर आपको ये जगह मिल गई तो आप पूरे देश पे राज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो हो गया गांधी जी वाला। ठीक है, फिर इसी संदर्भ में हनुमंथैया ने क्या कहा, हनुमंथैया ने क्या कहा, यह वही संविधान है जिसमें महात्मा जी कभी नहीं चाहते थे, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। उन्होंने कहा ना तो ये संविधान महात्मा जी चाहते थे, ना महात्मा गांधी ने इस संविधान को विचार में भी सोचा होगा। तो टी प्रकाशम विधानसभा के एक और सदस्य थे, उन्होंने इस कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध बताते हैं। टी प्रकाशन ने कहा कि जो अंबेडकर है जिन्होंने संविधान बनाया, उनको वो गांधी जी के हमेशा अगेंस्ट रहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है। ठीक है, तो ये तो कई लोग अभी मानते हैं कि जो संविधान है वो गांधीवादी सोच से अलग है, लेकिन जो संविधान गांधी जी चाहते थे वैसा संविधान बनना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अब पंचायत लेवल पे पावर देके और इतना बड़ा इलेक्शन और वो सब चीजें करवाना एक आइडियल अच्छी सोच है, लेकिन वो एक सिर्फ आइडियल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी की जो सोच विचार थे ना वो बहुत आइडियल होते थे, प्रैक्टिकल नहीं होते थे कभी कभी। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर थे वो। फिर उन्होंने कहा एक और आलोचना क्या है, ये तो सही आलोचना है कि भाई बहुत बड़ा आकार है, महाकाय आकार है। ठीक है, आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान है भीमकाय है। ठीक है, बहुत बड़ा है, अनावश्यक तत्व भी शामिल हो गए इसके अंदर, इसमें कुछ ऐसे फालतू में चीजें भी डाल दी गई हैं। तो इसमें आइवर जेनिंग ने कहा था, जो ब्रिटिश संविधान वेता थे, के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर से नहीं हुआ। आइवर जेनिंग ने कहा कि जो संविधान में प्रावधान बाहर से आए उनका चयन ठीक से नहीं हुआ, और इसी कारण सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल हो गया संविधान। ठीक है, एच.वी. कामत ने कहा संविधान के सभा ने सदस्य टिप्पणी, प्रस्तावना जिस किरीट का हमें अपनी सभा के लिए चयन किया गया है वह एक हाथी है। ठीक है, प्रस्तावना यानी जिस किरीट का, किरीट मतलब कीड़ा बोल रहा है, जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप है कि हमारा संविधान दुनिया में बने तमाम संविधानों से सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं हुआ कि हमने हाथीनुमा संविधान बनाया है। तो ये आलोचना तो सही भी है एक तरह से, हमारा संविधान सच में बहुत बड़ा संविधान है। ठीक है, इसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी चीजें डाल दी गई हैं, क्योंकि सबको लेके चलना था। और बड़ा होने का कारण यही है कि हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, चाहे भौगोलिक कह दो या चाहे सांस्कृतिक कह दो, तो सबको अगर लेके चलना था तो संविधान को तो बड़ा होना है। अब जनजाति लोगों को छोड़ नहीं सकते पीछे, शेड्यूल कास्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते, उनके लिए अलग प्रावधान देने पड़ेंगे। वो स्टेट जो प्रॉपरली इन्हीं लोगों से बसे हुए हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा है, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, जहाँ ये लोग ज्यादा है, जनजाति ज्यादा है। ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रावधान तो बनाना ही था, तो इसलिए बहुत बड़ा प्रावधान बन गया। और दूसरा बड़ा बनने का कारण क्या है, ये छठा पॉइंट कारण है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है हमारे संविधान को। ठीक है, हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण है। ठीक है, मतलब बहुत जटिल है, भारत का संविधान बहुत जटिल है। आप संविधान के जो प्रावधान, एक्चुअल प्रावधान पढ़ोगे ना उससे, तो आपको पढ़ने में बड़ा दिक्कत होगा उसको, समझ रहे हो। अगर नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी पढ़ता है, वो अगर उसको प्रावधान को पढ़ने बैठेगा तो उसको बमुश्किल समझ आएगा वो चीज कि क्या लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अगर आप उसको डेली मतलब कई बार पढ़ चुके होंगे, उसको समझा होगा कहीं और से, तब जाके वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो लिखने वाले थे ना, लिखने वाले में अधिकतर सारे कौन थे, वकील थे। ठीक है, इसीलिए आइवर जैनिंग ने क्या कहा था इसको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आइवर जैनिंग ने हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला था।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने कहा था संविधान को वकीलों का स्वर्ग? आइवर जैनिंग ने कहा सर था। आइवर जैनिंग। ठीक है। इस संदर्भ में एच के महेश्वरी थे सदस्य, उन्होंने कहा था कि प्रारूप लोगों को एक मुकदमेबाज बनाता है। ठीक है, जो प्रारूप है संविधान का ये वो बादल की आवाज है क्या? तो इसे वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? सर आइवर जैनिंग ने। ठीक है। इसी संदर्भ में महेश्वरी ने कहा था, एच के महेश्वरी थे, सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था जो प्रारूप है वो लोगों को मुकदमेबाज बनाता है। मुकदमेबाज मतलब हम ना अधिकार नहीं मिले तो आप कोर्ट जाने का दे दिया उसने, और उसने ऐसी ऐसी चीजें बना दी कि आपको मुकदमा लड़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, जाना है, ये सब चीजें तो मुकदमेबाज बनाता है। अदालतों की और अधिक उन्मुख होंगे, लोग ज्यादा जाएंगे अदालतों की तरफ। वे कम सत्यनिष्ठ होंगे। ठीक है, और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था, महेश्वरी ने, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस ये पढ़ लेना कि वो मुकदमेबाज बनाता। महेश्वरी ने कहा था, महेश्वरी जी ने कहा था कि मुकदमेबाज बनाता है लोगों को। ठीक है, वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है, ये इन्होंने भी कहा था, लेकिन अगर पूछा जाए एक का नाम तो आइवर जैनिंग लिखना। यह वाद और मुकदमों के व्यापक संभावना खोलता है। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें इसके अंदर, ऐसा लूप होल है ना, ठीक है, अच्छा ये प्रावधान में लिखा हुआ है, दूसरा कहेगा अच्छा ये प्रावधान में तो ये लिखा हुआ, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते, इस तरह से ना बहुत ज्यादा इसमें वाद विवाद की बहुत ज्यादा संभावना है हमारे संविधान में। जैसे लगभग हर साल संविधान में कुछ ना कुछ लेके कोर्ट में केंद्र और सरकार के बीच में, राज्य सरकार के बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे कि जब आधार वाला एक्ट पास हुआ था, आधार का एक्ट, तो वो इस तरह से पास हुआ था कि उसके पीछे लेके बहुत ज्यादा वाद विवाद हो गया था संविधान को लेके ही, कि संविधान में वो बोला कि ऐसे इस लाइन में ये लिखा हुआ है, और जो सरकार में थी वो दूसरा लाइन पढ़ के बता रहे थे कि देखो इस लाइन में ये लिखा हुआ है। तो वाद विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है इससे। ठीक है, उसी प्रकार संविधान सभा के एक नए सदस्य पी.आर. देशमुख, ठीक है, इन्होंने पहले भी कोई टिप्पणी की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेद को प्रस्तुत किया, प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है। वह उनको समझ ही नहीं आया कि अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान में संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार और शब्द शब्दांडबर आडंबर शब्द आडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब शब्द का आडंबर। हाँ, आडंबर नहीं बहुत करता। सारा। ठीक है, और मेरी समझ में यह विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है। तो ये किसने कहा था? सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज, देशमुख जी ने। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे शब्द हैं जिनको आसानी से हटाया जा सकता था, लेकिन नहीं हटाया गया, जानबूझ के बड़ा कर दिया गया। तो उन्होंने भी यही कहा था। तो हमारा एक जो संविधान है वो एक जीवनदायी दस्तावेज है। ठीक है, एक जीवनदायी दस्तावेज या जीवनदायी दस्तावेज है। पी.आर. देशमुख की बात थी ये। ठीक है, उसके बाद ये तो ये ऐसे लिखा हुआ है, कहाँ से आगे खत्म हो गया। हम्म, चलो इतना ही था। खत्म हो अब गया।